नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देवेश शाक्य से। दरअसल देवेश शाक्य औरैया से एटा चुनाव लड़ने आए हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी कहें बहुत साथ रहे हैं, विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें एटा लोकसभा फतेह करने के लिए भेजा है। उनके सामने प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, जो कि लगातार 10 साल से एटा लोकसभा पर सांसद हैं। उससे पहले 2009 से 14 तक की बात करें तो ये सीट कल्याण सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीती थी। उस समय समाजवादी पार्टी का सहयोग रहा था या समर्थन था। 2014, 19 और अब 24 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर समीकरण बदला है, या यूं कहें कि 1999 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक शाक्य प्रत्याशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे थे, महादीपक सिंह शाक्य, और लगातार सांसद हुए 6 बार। उसके बाद उनके मिथिक को तोड़ा सपा प्रत्याशी कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने। अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ शाक्य कार्ड खेला है। शाक्य कार्ड खेलने के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ कितनी मजबूत है, देवेश शाक्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले आपका स्वागत है मरकरी माइक में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देवेश शाक्य आते ही एटा लोकसभा पर आपके नाम की चर्चा जोरों पर है, लेकिन देवेश शाक्य के बारे में अगर जनता जानना चाहे तो देवेश शाक्य का परिचय क्या है? मैं देवेश शाक्य बेसिकली मेरा जन्म इटावा से है और इटावा ही फैमिली रहती है। हमारे जो बड़े भाई हैं आदरणीय विनय शाक्य जी, वो विधुना से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरी राजनीति का चेहरा है। तो मैं उन्हीं का भाई हूँ और वो चूँकि अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी अस्वस्थता के चलते मैं राजनीति में आया। और राजनीति में तो पहले भी था, 2012 का चुनाव लड़ा, 10 साल जिला पंचायत का सदस्य रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक वोट से औरैया से हार गया था। और लगातार समाज के बीच में रहा हूँ, समाज के लिए काम किया है और समाज सेवा ही हम लोगों का धर्म है। अगर हम देवेश शाक्य के बारे में जानना चाहें तो आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और राजनीतिक प्रवेश आपका कब हुआ? राजनीति में प्रवेश 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ था विधुना वार्ड नंबर 1 से। और हमारी जो शिक्षा है वो इटावा में ही हमने शिक्षा ग्रहण की है। MA LLB तक हम शिक्षित है और शिक्षा के बाद समाज सेवा के भाई के साथ समाज सेवा में उतर गए थे। तभी से लगातार समाज के बीच में समाज सेवा में। जब आपको एटा लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया तब आपके मन में क्या चल रहा था? अखिलेश यादव आप पर इतना विश्वास जता रहे हैं, वजह क्या है? वजह है कि मैं मेहनती हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ा रहता हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ से उन्होंने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को आश्वस्त करता हूँ कि ये सीट बहुत बड़े मार्जिन से मैं जिता के लाऊंगा। आप लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ पर कद्दावर नेता के तौर पर राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, जिनकी ये विरासत मानी जाती है। बाबूजी कल्याण सिंह ने इस क्षेत्र में 1993 में भी चुनाव लड़ा था, जब विधानसभा जीतकर वो गए थे, और उसके बाद यहाँ लगातार उनकी कर्म भूमि रही है और वो चुनाव जीतते भी रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लोधी राजपूत सबसे बड़ी तादाद में है इस लोकसभा सीट पर। उस कॉम्बिनेशन पर आपके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर कैसा सपोर्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ के कद्दावर चेहरे पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? इस प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? कितनी परेशानियां आपके सामने आने या चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि एटा लोकसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए भी चाहती है कि पहले 5 साल श्रद्धेय कल्याण सिंह जी और उसके बाद 10 साल लगातार आदरणीय राजू भैया यहाँ से सांसद रहे। लेकिन आम जन की अगर माने तो मैं क्षेत्र में भी गया हूँ, लगभग 1000 से ऊपर गाँव घूम चुका हूँ। लेकिन जिस मुद्दे के लिए जिस विश्वास के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो विश्वास कहीं ना कहीं एटा लोकसभा की जनता में नहीं है और इस बार एटा लोकसभा की जनता राजू भैया को हटाना चाहती है।
यहाँ पे मुद्दा फंस रहा है कि एटा लोकसभा पर जो भी प्रत्याशी दिया जाता है वो बाहर से दिया जाता है। क्या देवेश शाक्य को ये भी फेस करना पड़ रहा है बाहरी और ऐसे प्रत्याशी हैं कि आप बाहरी हैं? दूसरा, हाँ, एक सवाल यहाँ ये और जुड़ जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाह रही थी, यादव, शाक्य, मुस्लिम, अब यहाँ बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी हैं एडवोकेट इरफान, कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव आने वाला है? देखिए, ये वाला चुनाव ये देश बचाने का चुनाव है, क्योंकि संवैधानिक तरीकों से देश चल रहा है और संविधान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और ये आम जनमानस, आम वोटर ये इस चीज़ को समझ रहा है। तो ये वाला चुनाव कुछ हटके है और हटके इसलिए है क्योंकि ये देश बचाने का चुनाव है। तो इसमें सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। और रही बाहर के प्रत्याशी की, तो जब आदरणीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी जब पहली बार आए थे तो वो भी यहाँ के नहीं थे, लेकिन मैं भी जितनी दूर के वो हैं पतरौली से वो आए थे, उतनी ही दूर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हो जाती है इटावा से, जो जहाँ मेरा घर है वहाँ 40-42 किलोमीटर बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हो जाती है। और मैं एटा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एटा की जनता ने अगर मुझे स्नेह और प्यार दिया, मैं 6 महीने के अंदर यहीं आवास बनवा दूंगा। आवास बनवाने से क्या होता है? आवास तो यहाँ पर कई लोगों के, लेकिन उनमें ताले पड़े रहते हैं। जनता मिलना चाहती है लेकिन सांसद मिलते नहीं हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, राजनीति भी एक नेचर की होती है, हमारे नेचर में है। मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ जनता के बीच में और रात को 10 बजे आता हूँ, ये मेरे नेचर में है। रही आवास की बात, मेरा इटावा चूँकि पैतृक घर है, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं वहीं रहता हूँ, विधुना में वहीं पे रहता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। इटावा भी रुक जाता हूँ, वहाँ पर भी रुकता हूँ, क्योंकि चूँकि परिवार होने के नाते पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनका भी निर्वहन करता हूँ। और जो जनता के प्रतिनिधि बन के जो तो जनता के बीच में भी रहता हूँ, जब भी समय मिलता है। मैं कभी भी जनता को ये विश्वास ऐसा नहीं लगने दूंगा कि मैं बाहर का प्रत्याशी हूँ, मैं 24 घंटे यहीं रहूँगा। और क्योंकि जो लोग क्षेत्र छोड़ जाते हैं, राजू भैया के साथ हुआ क्या, आज राजू भैया ने किसी को देखा, किसी ने राजू भैया को देखा नहीं है। बड़ी विडम्बना है कि 10-10, 15-15 साल से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जनता ने जिन्हें बिठाला है, उनको गाँव में चेहरे से लोग जानते ही नहीं। ऐसा है? आपने पूछा किसी से? बिल्कुल, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं। हमने कहा आपने वोट को दिया, हाँ वोट दिया। तो मैंने कहा इस बार नहीं, इस बार बदलाव क्यों नहीं है? इस बार बदलाव क्यों? कल यहाँ पर अखिलेश यादव आ रहे हैं, मैं फिर से आना चाहूँगा क्योंकि पूर्व सांसद जो है कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, उनका प्रभाव है पूरे सोनो बेल्ट पे और निश्चित तौर पर 1989 से वो इस राजनीति में सक्रिय है। उससे पहले वो प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अलीपुर बरवारा के प्रधान रहे, सोरों के ब्लॉक प्रमुख रहे, एक लंबा राजनीतिक करियर है उनका और निश्चित तौर पर प्रभाव रखते हैं। उस प्रभाव से कैसे निपटा जाएगा, क्या आपकी रणनीति है? क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी साहब के जाने से उनका जो कोर वोटर है वो डिस्टर्ब है और जो सपा का वोटर माना जाता था परंपरागत। देवेश शाक्य के पास क्या रणनीति रहेगी उस वोट मैनेजमेंट को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आदरणीय कुंवर साहब हम सबके सम्मानित हैं। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद वाली वो अपना रही है, तो हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी हो, लेकिन उनका दिल आज भी समाजवादी पार्टी का है और वो वोट भी समाजवादी पार्टी को ही करेंगे। नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। मैं अभी फील्ड में था और मैंने एक अलीगढ़ में, अभी परसों चुनाव होना है 26 तारीख को, कल, उससे 2-3 दिन पहले अलीगढ़ जो प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के, वो डीएम के यहाँ जाके धरने पे बैठ गए। उनका कहना था कि मुस्लिम इलाकों में पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं। जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की गई वहां से, तो पता चला समाजवादी पार्टी हवा में चुनाव लड़ रही थी। देवेश शाक्य औरैया से चुनाव लड़ने तो यहाँ आ गए, लेकिन क्या उनके पास ग्राउंड जीरो पर बूथ लेवल का कार्यकर्ता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख तक है, समाजवादी पार्टी हवा में रही है, आपके पास उसके अगेंस्ट क्या जवाब है? आप कैसे उस चुनाव को फाइट करेंगे? हो सकता है पूर्व के चुनाव ऐसे रहे हो जी, लेकिन चूंकि 1 साल पहले मुझे प्रभारी बना के यहाँ पे भेजा गया था जी, और प्रभारी बनने के बाद मैंने बूथ लेवल तक काम किया है। हमारा कार्यकर्ता हर एक बूथ पे मजबूत कार्यकर्ता है और वो मजबूती से लगा हुआ है। आपके रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर पूर्व विधायक भी रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के लिए कल उन्होंने उस मंच से खड़े होकर कहा कि ये चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का चुनाव है। तो साथ समाज उन्होंने ये बोला था कि राजू भैया के चेहरे का चुनाव। नहीं, राजू भैया क्या, वो प्रधानमंत्री, राजू भैया खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। राजू भैया भी यही कह रहे हैं कि भाई आप मुझे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। मैं ममतेश साकी की बात कर रहा हूँ खुल के। जब वो तब साकी समाज का एक बड़ा नेता निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर ममतेश साकी को देखा जाए तो वो पटियाली विधानसभा से भी उन परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आते हैं जब उनका टिकट अमापुर से काट के पटियाली भेज दिया जाता है उन्हें, और लगातार 3 टेन्योर उन्होंने बतौर विधायक यहाँ रहे। उनका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में है। उस काट के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? इसका क्या जवाब दूँ? वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दल भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी खत्म नहीं होगी। क्या मैं समझूं आपने भाजपा में भी सेंधमारी कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टियां अलग हो सकती हैं जी, सब लोग, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां संबंध है, संबंध अलग नहीं हो सकते। 7 मई को चुनाव है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आपके। फाइनल सवाल है, कैसे मैनेजमेंट रहेगा बूथ लेवल तक, और क्या उम्मीद कर रहे हैं 7 मई को? एटा लोकसभा की जनता इस बार ऐसा इतिहास लिखेगी जो एटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज एटा लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी, या कहें राजू भैया की कुरीतियों से त्रस्त होकर उनको हटाने का काम करेगी। और मैं अपील करता हूं, कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सोरो मेला ग्राउंड में 11 बजे आ रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर उनके विचारों को सुनें। मैं, क्योंकि एटा कासगंज की राजनीति में एक अहम चेहरा मानपाल सिंह वर्मा हैं, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनकी ईमानदारी के कसीदे खुद स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनावों के दौरान पढ़ते रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या लोधी राजपूत समाज में मानपाल सिंह वर्मा का हस्तक्षेप है और वो आप कुछ वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो आप? देखिए, आदरणीय मंत्री जी मानपाल जी, वो हमारे पिता तुल्य, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप एक समाज की बात कर रहे हैं, उनका सर्व समाज में एक विशेष स्थान है। और आप कहीं भी बैठेंगे तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग कहते हैं कि मंत्री जी को एक बार चेहरा दिखा दो। तो उनका एक कद है, उनके चेहरे पे ही तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया भी, ये लोग भी उनको उनके चेहरे पर वोट करते हैं समाजवादी पार्टी। किरण यादव आपके परिचय जब नॉमिनेशन हुआ तब आई, आप बाबूजी मानपाल सिंह की बात हुई है, किरण यादव आपके साथ हैं। अगर हम बात करें तो कुंवर देवेंद्र सिंह यादव और बाबूजी मानपाल सिंह दोनों के कद में किसका कद आप बेहतर देखते हैं? देखिए, दोनों ही बड़े राजनीतिक हैं, दोनों का राजनीति में बहुत सम्मान है। लेकिन अब चूँकि लड़ाई जब अलग चेहरों में है तो जो जितना प्रभाव डाल पाएगा वो डालेगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि यादव समाज के जो लोग हैं वो अपना नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही मानते हैं, और एक भी वोट वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ एटा लोकसभा से प्रत्याशी देवेश साक्य, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और 7 मई को चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि जनता किसको वोट करती है, उनका जनादेश क्या होगा, वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल अगर बात करें हम यहाँ 2014 और 2019 के मुकाबलों की, और 2024 आते आते समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर ग्रोथ करके एक स्टैंड लिए हुए है, जहां पर सीधी सीधी भाजपा को टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं राजवीर सिंह और राजू भैया, कल उन्होंने भरे मन से कहा था कि मेरी लड़ाई सपा से नहीं है, बसपा से है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तब लड़ाई किसकी किससे होगी। क्या देवेश साक्य औरैया से चलकर एटा का किला फतेह कर पाएंगे, और जो सीट समाजवादी पार्टी ने भाजपा को दी थी, क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी के हिस्से आएगी या नहीं,
आज के लिए बस इतना ही। मरकरी माइक को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।